नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूरोपियन यूनियन के अपनी अलग मिलिट्री बनाने के प्लान्स के बारे में। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन ने अपने एनुअल स्पीच में एक बात कही कि अब समय आ गया है कि यूरोपियन यूनियन अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स बनाना शुरू कर दे। ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में दिया गया है, क्यों दिया गया है और आखिर नेटो के होते हुए ईयू को अपनी खुद की मिलिट्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो कीजिए ताकि मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं विच आर कंप्लीटली फ्री उनको भी आप देख सकें, उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और 19 सितंबर को आ रहा है मेगा कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप पूल काफ़ी बढ़ा दिया गया है। कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। अनलॉक कोड इसे यूज़ कर सकते हैं और रविवार को 11 बजे याद रखिए कि ये कॉम्बैट होने वाला है। इसके अलावा आज 17 सितंबर स्पेशल प्राइस वीक का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर एडिशनल 10% डिस्काउंट जो चल रहा है वो आज रात तक केवल लागू रहेगा, तो इसका फायदा उठाइए। कॉम्बो कोर्स आपको केवल 46,700 रुपीज़ में मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल एंड गेटिंग द एडिशनल 10% डिस्काउंट। अब आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री सपनों पर। देखिए, उर्सुला वॉन डर लियन जर्मनी की पुरानी डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो इनकी सोच एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में चलती है, विच इज़ अ गुड थिंग इन जनरल। तो अभी ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है और एक एनुअल स्पीच होती है इनकी, एनुअल स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच इसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच मानी जाती है। इसमें ईयू की क्या पॉलिसीज रहेंगी आने वाले 1-2 सालों में, इस पर चर्चा करी जाती है, इस पर कुछ हिंट दिए जाते हैं। तो इसी स्पीच में रिसेंटली अभी 2 दिन पहले इन्होंने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन को ये सीख लेनी होगी जो अफगानिस्तान में हुआ उससे, कि कैसे प्रेसिडेंट अशरफ गनी की सरकार कुछ ही हफ्तों के अंदर गिर गई क्योंकि नेटो ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद कर दिया। अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करना नहीं चाहता था। कुछ हद तक यहाँ पर यूएसए और यूरोपियन यूनियन के देशों में असहमति थी। यूरोपियन यूनियन ये चाहता था कि सरकार स्टेबल रहे, उसके बाद मिलिट्री पुल बैक किया जाए। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के पास इतनी मिलिट्री ताकत नहीं थी कि वो अमेरिका के सपोर्ट के बिना अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री भेजकर वहां पर सरकार को स्टेबल रख सके। तो ऐसे में ईयू को एक बहुत बड़ी सीख मिली है यहाँ पर कि भविष्य में कभी अगर ऐसी स्थिति आई कि यूएसए और उसके बीच में पॉलिसी को लेकर मतभेद हैं, तो वहां पर उसे अपनी खुद की मिलिट्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ईयू को सबसे पहले पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, यानी कि पहले तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स बनाए। एक्चुअली क्या है कि देखो, यूरोपियन यूनियन पिछले 50-70 सालों से मिलिट्री फोर्सेस को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आप सभी जानते हैं कि कितने डिस्ट्रक्टिव वॉर्स थे, कितनी ज़्यादा तबाही हुई थी यूरोप में। तो पिछले 70 सालों में ईयू का फोकस मेनली डेवलपमेंट पे रहा है और सिक्योरिटी के लिए वो निर्भर करते हैं नेटो पर। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इनको लगता है कि अपनी खुद की एक्सपेडिशनरी फोर्स होनी चाहिए। एक्सपेडिशनरी फोर्स का मतलब है कि मान लो अफ्रीका में उन्हें अपनी आर्मी भेजनी है, तो ईयू खुद अपनी सैन्य टुकड़ी तुरंत भेज सके, ऐसी एक एक्सपेडिशनरी फोर्स इन्हें तैयार करनी है। और कुछ बैटल ग्रुप्स तैयार होने चाहिए जिनको ईयू एंट्री फोर्सेस भी कहा जा सकता है, जो उनके बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। वॉन डर लियन के इस बयान का समर्थन जर्मनी की करंट डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया है। तो जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं क्रैम्प कैरेनबॉर, इन्होंने ये ट्वीट किया कि बिल्कुल ऐसी एक फोर्स की आवश्यकता है और अगले साल जो डिफेंस समिट होने वाली है 2022 में, ईयू डिफेंस समिट, उसमें इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि एक मिलिट्री फोर्स का खाका भी तैयार हो जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर नेटो का क्या कहना है? देखो, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं येंस स्टोल्टनबर्ग, इन्होंने साफ कह दिया कि ईयू के डिफेंस प्लान जो है वो नेटो को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से ये देखा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन नेटो पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहता है भविष्य में। तो स्टोल्टनबर्ग ने ये स्टेटमेंट दिया कल ही कि नेटो को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब पहले तो आप ये जान लो कि दोनों संगठनों में सदस्य कितने हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोपियन देशों में नेटो की मेंबरशिप ज़्यादा है बल्कि यूरोपियन यूनियन के। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर स्टेट्स हैं और नेटो में टोटल है 30 मेंबर्स। इनमें से 2 देश तो यूएसए और कनाडा हैं। इनको अगर आप हटा दो तो बाकी के सारे सदस्य कहाँ आते हैं? यूरोप में आते हैं। तो जिनमें से देखो, टेक्निकली टर्की वैसे एशिया में आता है, तो 27 यूरोप और एक टर्की को और ऐड कर लो आप, ये भी एक तरह से मतलब यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर ही है। तो जितने सदस्य ईयू के हैं लगभग उतने ही सदस्य नेटो के भी हैं। लेकिन कॉमन कितने हैं? टोटल 21 कंट्रीज दोनों में कॉमन है। इस मैप को आप देखिए, ये नेटो का मैप है बाय द वे, नेटो के जो मेंबर स्टेट्स हैं। तो इसमें मैंने यूएसए और कनाडा हटा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूरोप में कितने देश हैं जो नेटो के सदस्य हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख देश आप देखोगे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड जैसे देश हैं। और नेटो की खास बात यह है कि इसमें ईस्टर्न यूरोपियन देश भी शामिल हैं। तो यहाँ पर जो ये ईस्टर्न ब्लॉक है, यहाँ के भी कई देश जो ईयू में शामिल नहीं है,
वो नेटो में भी शामिल है और टर्की भी एक इंपॉर्टेंट नेटो पार्टनर है। हालांकि टर्की से इनकी आजकल कुछ अनबन चलती रहती है, बट स्टिल। और यूरोपियन यूनियन का मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा यूरोपियन यूनियन नजर आएगा। स्विट्जरलैंड और यूके आपको नोटेबल एक्सेप्शंस दिखेंगे जो इसमें शामिल नहीं है, और एक नॉर्वे भी यहाँ पर शामिल नहीं है। और जो पूर्व यूगोस्लावियन स्टेट्स हैं ये भी अभी तक यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल नहीं कर पाए हैं, इन प्रोसेस हैं। लेकिन उनमें से कुछ देश यहाँ पर नेटो के सदस्य जरूर बन गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देश जो ईयू में नहीं है वो नेटो में है, तो ये नेटो पर शायद ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि नेटो मेनली एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो का क्या लक्ष्य है? मिलिट्री। ईयू का ऐसा नहीं है, ईयू इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल अलायंस। तो ये पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी अपनी अलग रखती है। नेटो की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो यूएसए कहता है, आपस में सहमति बनाकर नेटो कहता है, उसी अनुसार उनकी मिलिट्री पॉलिसी आगे चलती है। तो ईयू और नेटो अभी तक बहुत अच्छे से बढ़िया अपने संबंध बना के रखते थे और आमतौर पर इनमें कोई डिफरेंस देखा ही नहीं जाता था। यानी कि जो यूएसए और नेटो मिलकर डिसाइड करेंगे वही यूरोप की भी फॉरेन या मिलिट्री पॉलिसी होती थी। और पहली बार ऐसा हो रहा है 50-70 सालों में कि यूरोपियन यूनियन अपनी खुद की डिफेंस फोर्स बनाने की बातें कह रहा है सीरियसली। तो इनका कहना है कि ये जो फोर्स होगी ये यूएन और नेटो दोनों से इंडिपेंडेंटली काम करेगी और ऑन ग्राउंड इनके जो सैनिक हैं वो पुलिस ऑफिसर, लॉयर, डॉक्टर, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर, इन सब के साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे कहीं पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजनी है, मान लो अफगानिस्तान ही है, तो वहां पर कई सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्कर भी काम करेंगे, टीचर्स, इंजीनियर्स भेजे जाते हैं, तो इनके साथ साथ में ये सोल्जर्स प्रोटेक्शन का काम वहां पर कर सकें। ये यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? देखो, यूरोपियन यूनियन पिछले कई दशकों से मिलिट्री में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। उसका कारण यह है कि वर्ल्ड वॉर उन्होंने देखा है कि क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इनका टारगेट ही यही है कि अपनी मिलिट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा देना ही नहीं है। तो एक फ्रांस और जर्मनी को छोड़ दो, इसके अलावा किसी देश की कोई खास मिलिट्री नहीं है। यूके को मैं नहीं मान रहा हूं क्योंकि यूके अब ईयू से बाहर आ चुका है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईयू की गवर्नमेंट्स अपने डिफेंस बजट में ज़्यादा पैसा डालती ही नहीं है। अगर आप एवरेज देखोगे तो 2019 में जीडीपी का 1.2% हिस्सा ही मिलिट्री को दिया गया था, एवरेज सारे ईयू के 27 मेंबर स्टेट्स के द्वारा। और उसमें भी कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, लेकिन यूएस में ये आंकड़ा 3.4% है। और याद रखना, यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इट इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड। दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि ऐसा संगठन अगर बन जाता है, यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री बन जाती है, तो वो नेटो को अंडरमाइन कर देगी। भाई, नेटो की इज्जत और साख कम हो जाएगी ना। खास करके जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो यही कहेंगे कि हम हमारे यूरोपियन भाई बंधुओं के साथ जाकर इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होना पसंद करेंगे, ना कि नेटो में रहना पसंद करेंगे। तो इसीलिए ये कॉमन डिफेंस फोर्स बनाना इतना आसान भी नहीं है। पहले भी इन्होंने एक बार कोशिश करी थी 2007 में, 1500 की सैनिकों का एक बैटल ग्रुप बनाया था। मतलब हास्यास्पद है ये भारत की नज़र से, आप देखोगे 1500 सैनिक, बट स्टिल ईयू के लिए ठीक ठाक नंबर है। तो इन्होंने ऐसे 2 बैटल ग्रुप बनाए थे, लेकिन इसमें भी ये 1500 लोग भी पूरे नहीं कर पाए। इसमें अंडर स्टाफ था ये, इसमें देशों ने सैनिक ही नहीं भेजे, तो इसीलिए ये कभी टुकड़ी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई, ये बैटल ग्रुप कभी पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हो पाया। अब भविष्य में ईयू का लक्ष्य ये है कि जो भी इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज इनको इनपुट्स देती हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर ये हम ऑपरेशन चला सकते हैं, तो उस ऑपरेशन के लिए ये किसी भी अन्य देश की आर्मी, मिलिट्री पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। जैसे कि नेटो के साथ इंटेल शेयर करके एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएं, ऐसा इन्हें नहीं करना है। ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री खुद ही इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे दे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कल फ्रांस ने क्या कहा है कि इस्लामिक स्टेट का जो सहारा में हेड है उसको इन्होंने मार गिराया। तो अब इस तरह के ऑपरेशंस ईयू अपने स्तर पर चलाना चाहता है। तो वॉन्डरलियन ने क्या सजेस्ट किया है कि ईयू के डिफेंस सेक्टर में आपस में सबकी साझेदारी रहे। उसके लिए एक तो वैट हटा देंगे, तो अगर कोई भी डिफेंस परचेज होती है लोकल फर्म से तो उसमें वैट यानी कि टैक्सेशन नहीं होगा, तो थोड़ा सा यूरोपियन आर्मीज को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इस तरह के प्लान्स का विरोध भी बहुत हो रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में जो लेफ्ट ग्रुप्स हैं वो भी काफ़ी हावी हैं। इनका ये कहना है कि ये मिलिट्री सॉल्यूशन पहले भी काम नहीं किया है। 100 साल पहले भी ये आर्म्स रेस और ये मिलिट्री बढ़ाने का जो सिलसिला है इसने वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेला था, और फिर से आप यही कर रहे हो। गरीबी मिटाने की जगह आप मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। सो डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। और ईयू गवर्नमेंट्स जो हैं ये डेमोक्रेसी बढ़ाने की बजाय टेक्नोक्रेसी बढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वैट, एक स्पेशल टैक्स को हटा रही हैं स्पेसिफिकली डिफेंस के परचेसेस के लिए। तो ये कुछ ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों से कमेंट में मैं 2 बातें जानना चाहता हूं। पहला, मुझे ये बताइए कि भारत में डिफेंस बजट ओवरऑल जीडीपी का कितना प्रतिशत है, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन का ये मिलिट्री ड्रीम सफल हो पाएगा या नहीं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? दोनों का रीजन दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप भारत के बेस्ट टीचर्स से यहाँ पर लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अभी मिल रहा है केवल आज तक।
ठीक है, 17 सितंबर तक ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो देखो आप महिपाल कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, उसके उपरांत एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो हमारा कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपकी जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो जाती है, वो 46,700 रुपीज़ का अवेलेबल है ओनली फॉर टुडे। और इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है, देखो 1 साल का कोर्स आप लेते हो तो उसमें आपको बुक्स फ्री मिलेंगी, कोई भी कोर्स ले लो आप, चाहे कॉम्बो जीएस, आइकॉनिक जीएस, कॉम्बो आइकॉनिक, सभी में अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो यू गेट द बुक्स फॉर फ्री। तो ये जीएस का पूरा मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी, ऑप्शनल का भी सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। और ये सभी कोर्सेज आप ईएमआई ऑप्शन पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला गूगल फॉर्म का लिंक आपको जो मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर कीजिए, हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करके पूरा ईएमआई का प्रोसेस आपको गाइड कर देंगे। तो हर महीने एक छोटा सा अमाउंट पे करते हुए आपको ये वाला पढ़ाई अपना जारी रखना है और यूपीएससी को क्रैक करना है। प्लस और आइकॉनिक में क्या बेनिफिट्स हैं वो सब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज की क्या प्राइसेस हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन के, वो भी आप देख सकते हैं। याद रखिए कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो उसमें आपको 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा इफ यू आर यूजिंग माई कोड, दैट इज महिपाल। प्लस कोर्स में अभी मेरा एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पर कोर्स ऑनगोइंग है, 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, तो आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देयर वुड बी अराउंड 20 क्लासेस इन दिस। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। इनमें फ़ायदा ये होगा कि आप कॉम्बैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कॉम्बैट में स्कोर करके सब्सक्रिप्शंस में स्कॉलरशिप पा सकते हैं। ये नए बैचेस हैं, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं नए बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, हर वेडनेसडे को नया बैच बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।